नमस्कार। कभी सोचा है कि इस धरती पर कितने तरह के जीव जंतु हैं, छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय पेड़ों और जानवरों तक। जरा सोचिए, इन सभी को समझने और उन्हें किसी क्रम में रखने की चुनौती कितनी बड़ी होगी। ये तो ऐसा है जैसे हम प्रकृति की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने निकले हों। तो सवाल यही उठता है कि आखिर शुरुआत करें तो करें कहां से। सदियों से वैज्ञानिक इसी पहेली को सुलझाने में लगे हैं। कोशिश बस यही है कि जीवन की इस अविश्वसनीय विविधता, इस इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी में कोई व्यवस्था लाई जा सके, कोई पैटर्न ढूंढा जा सके। तो चलिए थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करते हैं, इतिहास में पीछे जाकर देखते हैं कि वर्गीकरण की ये जो शुरुआती कोशिशें थीं वो कैसी थी और कैसे पहली बार एक बड़ी सिस्टम की नींव रखी गई। देखिए, शुरू में वर्गीकरण का तरीका बहुत ही सीधा साधा था। मतलब जो जैसा दिखता था उसी हिसाब से उसे ग्रुप कर दिया। इसकी शुरुआत की थी अरस्तू ने, और फिर कई सदियों बाद कार्ल लिनियस ने इसे एक फॉर्मल सिस्टम का रूप दिया। उन्होंने दुनिया के सारे जीवों को दो बड़े बड़े किंगडम में बांट दिया, प्लांटी यानी सारे पौधे और एनिमेलिया यानी सारे जानवर। तो ये जो दो जगत वाला सिस्टम था ना, बड़ा सिंपल था। मतलब हर जीव को या तो पौधे वाले बक्से में डाल दो या फिर जानवर वाले में। पर इससे ना कुछ बहुत ही अजीब ग्रुप बन गए। जरा सोचिए, बैक्टीरिया, फंगी और शैवाल, इन सब को पौधों के साथ एक ही ग्रुप में रख दिया गया था। काफी अजीब है ना। लेकिन बहुत जल्दी ये साफ होने लगा कि भाई ये सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा। प्रोकैरियोट्स यानी वो सिंपल कोशिकाएं जिनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोट्स यानी हम जैसे कॉम्प्लेक्स कोशिकाएं, इन दोनों को एक साथ कैसे रख सकते हैं? और फिर एक कोशिका वाले जीवों को कई कोशिकाओं वाले जीवों के साथ रखना भी तो सही नहीं था। मतलब एक व्यवस्था बनाने की कोशिश में कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया था। तो इस सारी उलझन को सुलझाने के लिए एक नए हीरो की जरूरत थी, एक ऐसे वैज्ञानिक की जिसने इस पूरी व्यवस्था को देखने का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी तरीका दुनिया के सामने रखा। और वो थे R.H. विटेकर। साल था 1969। तब उन्होंने अपना मशहूर 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तावित किया, जो जीव विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अब विटेकर ने ऐसा क्या खास किया? उन्होंने कुछ बहुत ही साफ मानदंड तय किए। सबसे जरूरी था कोशिका की बनावट और पोषण का तरीका। देखिए, 5 जगत में से सिर्फ मोनेरा ही प्रोकैरियोटिक हैं, यानी सबसे सरल। बाकी के 4 यूकैरियोटिक हैं। और पोषण का तरीका देखिए, प्लांटी स्वपोषी हैं, मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं, जबकि कवक और एनिमेलिया परपोषी हैं, यानी दूसरों पर निर्भर हैं। इन्हीं मानदंडों ने जीवन को व्यवस्थित करने का एक मजबूत और तार्किक आधार दिया। ठीक है, तो चलिए पहले जगत में गहराई से उतरते हैं। ये वो दुनिया है जिसमें इस ग्रह पर सबसे पुराने और सबसे ज्यादा फैले हुए जीव रहते हैं, बैक्टीरिया। तो मोनेरा जगत में वो सभी जीव आते हैं जिनकी कोशिकाओं में एक संगठित न्यूक्लियस नहीं होता। ये इतने ज्यादा अनुकूलनीय होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये पृथ्वी पर लगभग हर माहौल में जिंदा रह सकते हैं। वैज्ञानिकों के लिए बैक्टीरिया की पहचान करने का एक मुख्य तरीका है उनकी शेप, यानी उनका आकार। प्रकृति ने इन्हें 4 मुख्य डिजाइन दिए हैं: गोल गोल यानी कोकी, रॉड जैसे यानी बैसिली, सर्पिल आकार वाले स्पिरुला और कोमा की तरह दिखने वाले विब्रियो। अब मोनेरा के अंदर भी काफी विविधता है। जैसे आदि बैक्टीरिया, ये सबसे मुश्किल हालात में भी जिंदा रहते हैं। फिर आते हैं यू बैक्टीरिया, जिन्हें हम आमतौर पर बैक्टीरिया के रूप में जानते हैं। और हाँ, एक और है, माइकोप्लाज्मा। ये आज तक खोजी गई सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं। चलिए अब अगले जगत की ओर बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही विविध समूह है। ऐसा समझिए कि ये ज्यादा जटिल जीवन की ओर ले जाने वाला एक विकासवादी पुल है, एक एवोल्यूशनरी ब्रिज। ये है जगत प्रोटिस्टा। यहां से यूकैरियोट्स की शुरुआत होती है, यानी वो कोशिकाएं जिनमें एक संगठित न्यूक्लियस होता है। इस जगत को एक तरह का विविधतापूर्ण संग्रह भी कहते हैं। मतलब वे सभी एक कोशिकीय यूकैरियोट्स जो पौधे, जानवर या कवक में फिट नहीं होते, उन्हें इसमें डाल दिया गया है। और इसके ज्यादातर सदस्य पानी में ही रहते हैं। इसका एक उदाहरण है डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये ज्यादातर समुद्र में रहते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन जब इनकी आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है तो समुद्र का पानी लाल दिखने लगता है, जिसे रेड टाइड कहते हैं। और ये दूसरे समुद्री जीवों के लिए जहरीला भी हो सकता है। और ये है युग्लिना, जो पौधे और जानवर के बीच की रेखा को लगभग मिटा ही देता है। मतलब जब रोशनी होती है तो ये एक पौधे की तरह अपना भोजन बनाता है, लेकिन अंधेरे में
ये एक शिकारी बन जाता है, एक जानवर की तरह, दूसरे जीवों का शिकार करता है ना कमाल की बात? और यहाँ है पैरामीशियम, जो प्रोटोजोआ का एक क्लासिक उदाहरण है। ये अपने शरीर पर मौजूद हजारों छोटे छोटे बालों जैसे सीलिया की मदद से चलता है और शिकार भी करता है। ये इस बात का सबूत है कि एक अकेली कोशिका भी कितनी जटिल हो सकती है। तो हमने मोनेरा की सरल दुनिया देखी और प्रोटिस्टा का विविध संग्रह भी। इन्हीं यूकैरियोटिक पूर्वजों से जीवन की 3 और शानदार शाखाएं निकली: प्रकृति के अपघटक यानी कवक, उत्पादक यानी पौधे, और उपभोक्ता यानी जानवर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे जरूरी बात यह है कि वर्गीकरण कोई पत्थर की लकीर नहीं है। यह एक परिकल्पना है जो नए सबूतों के साथ बदलती रहती है। आज तो कुछ वैज्ञानिक 6 जगत प्रणाली की भी बात करते हैं। मतलब साफ है, जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ेगी, जीवन का यह नक्शा भी बदलता रहेगा। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ देता है। भविष्य में जीव विज्ञान का नक्शा कैसा दिखेगा और कौन सी नई खोजें हैं जो हमारा इंतजार कर रही हैं? ये यात्रा अभी भी जारी है।